ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी फरवरी मार्च 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जनवरी फरवरी मार्च 2025 यानी कि वर्ष 2025 के प्रथम 3 महीनों का कालखंड, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं इस समय में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें जीवन के हर प्रमुख एरिया पर मैं फोकस करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन पर भी वीडियो बनाता ही हूँ, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल है इन सब में से एक श्रेष्ठता या कहीं एक उत्तम स्थान लेता है, क्योंकि त्रैमासिक राशिफल एक संपूर्ण तरीके से आपको बताता है कि जो 3 महीने हैं उसमें ग्रहों की ऊर्जा किस डायरेक्शन आपको लेके जा रही है। और जो लोग ज्योतिष का महत्व समझते हैं, जो लोग जानते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक विद्या है, एक विश्लेषण की कला है, जिसमें ग्रहों की ऊर्जा को समझकर अपने कर्मों को उनके साथ अलाइन कर कर आगे बढ़ा जाए। जो ये समझते हैं कि ज्योतिष एक बहुत अच्छा गाइडेंस का टूल है, उनके लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत अच्छा होता है, बहुत विशेष होता है। किस प्रकार से अच्छी चीज़ों का लाभ उठाया जाए, बुरी चीज़ों से बचा जाए, अच्छे समय का संपूर्णता से लाभ उठा सकें, इन सब के लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत अच्छा होता है। और यकीन मानिए, ये जो प्रथम 3 महीनों का कालखंड है, इसमें बहुत बहुत कुछ बदल रहा है। जहाँ एक और जनवरी में शनि शुक्र की जोड़ी दिखेगी आपको 12वें घर में, और शुक्र का 12वें घर में आना ही बहुत अच्छा होता है। वहीं पर मंगल पतित हो जाएंगे, आपके 4थे घर में मंगल गिर जाएंगे। शुक्र जनवरी के अंत में आपके लग्न भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे और बहुत लंबे अरसे तक उच्च के रहेंगे। वहीं फरवरी आते आते आपके लग्नेश मार्गी होंगे और फरवरी में मंगल भी मार्गी हो जाएंगे। बुध नीच के हो जाएंगे फरवरी के अंत तक। और मार्च का महीना तो बहुत संवेदनशील है, क्योंकि आपके लग्न भाव में एक ग्रहण लगेगा 29 मार्च को, वहीं 14 मार्च को सप्तम में, यानी कि पूरे जीवन पर बहुत प्रभाव 2 ग्रहणों का। शुक्र वक्री हो जाएंगे, बुध वक्री हो जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि शनि लग्न में आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे तो उसका बहुत इम्पैक्ट दिखेगा ही। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके लग्न में 6 ग्रह रहेंगे मार्च के अंत में। तो ये तो कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैंने अभी कवर करी हैं, कि जो पूरा 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत कुछ होगा, और उन सभी घटनाओं का, ग्रहों की चाल का हम एक ब्यौरा लेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने का प्रयास रहेगा मेरा कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, या बोले किस पे आधारित है। राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते। कोई बोलेगा कि मेरी लग्न राशि है, मैं देख सकता हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं। कोई बोलेगा मेरी चंद्र राशि है, देख सकता हूँ, देख सकते हैं। दोनों से अलग अलग चीज आती है। लग्न वास्तविकता के सबसे निकटतम चीज है, इसलिए मैं कहता हूँ कि लग्न राशि से देखिए। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो चंद्र राशि आपके मन, आपके डिजायर्स दिखाती है। तो जिनको नहीं पता लग्न राशि, सेकंड ऑप्शन उनका चंद्र राशि ही बनता है। और जैसे मैंने कहा, जहां से आपको ज्यादा रिलेट करता है वहां से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं 3 महीने का लेखा जोखा, जनवरी फरवरी मार्च का, जनवरी के महीने के साथ। शुरू करते हैं जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना तो बहुत विशेष है, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मंगल का बदलाव होगा। मंगल पतित होकर 4थे घर में गिर जाएंगे। शुरू करेंगे शुक्र के साथ। दिसंबर के अंत में शुक्र का गोचर होगा, और जैसे मैंने पिछले त्रैमासिक राशिफल में कहा था कि केवल वो, क्योंकि एकदम महीने के अंत में हो रहा है, साल के अंत में हो रहा है, तो उनका प्रभाव जो है वो अगले महीने से ज़्यादा दिखेगा। तो वहीं से हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। शुक्र दिसंबर के एकदम अंत में 28 या 29 दिसंबर को आपके 12वें घर में जाकर विराजमान हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 12वें घर के शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक एक्सेप्शन है कि 12वां भाव का शुक्र अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं कि बाकी कोई ग्रह 12वें घर में है तो बुरा ही रिजल्ट देगा, नहीं। यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों माना गया है? क्योंकि बाकी ग्रह अपने स्थान के स्वामित्व के कारण अच्छा बुरा प्रभाव दे सकते हैं,
लेकिन कोई भी ग्रह अगर 12वें घर में होता है उसके जो नेचुरल कारकत्व है उसका क्षय होता ही है। सूर्य 12वें घर में गए तो इम्यूनिटी कम होती ही है। बुध 12वें घर में गए तो व्यक्ति थोड़ा सा भले ही बुद्धिमान हो लेकिन लोगों के सामने बात करने से हिचकता है। बृहस्पति 12वें घर में हो गए तो ऐसे व्यक्ति को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ऐसे व्यक्ति के अपने भाई बहनों से संबंध बिगड़ते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनके नेचुरल कारकत्व में ऐशो आराम, लग्जरीज, धन, इनमें वृद्धि होती है। तो इसलिए 12वें घर के शुक्र एक एक्सेप्शन है। तो उनका वहाँ पे आना आपके जीवन में बहुत 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 अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। धन की प्राप्ति होगी, विदेश से लाभ होगा। क्यों होगा विदेश से लाभ? क्योंकि यहाँ पे विदेश लाभ स्थान के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं जो 12वें घर के स्वामी भी हैं, और शुक्र जो लक्ष्मी के कारक है उनका शनि के साथ आना, यानी कि विदेश से बहुत लाभ प्राप्त होगा। अष्टमेश है तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और शनि खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो दो विपरीत राजयोग बनाते हुए ग्रह 12वें घर में, इसका अर्थ क्या है? विदेश से लाभ, विदेश के कार्यों में सफलता। आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप विदेश में जाने के रास्ते ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहे थे, ये वो कालखंड है जिसमें रास्ते मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर शनि शुक्र की जोड़ी देगी। और शुक्र क्योंकि तीसरे घर के स्वामी भी हैं, विदेश यात्रा करना चाहते थे, बहुत अच्छे मौके हैं। और 12वां भाव मंदिरों का भी होता है, तीर्थ स्थलों का भी होता है। तो कोई छोटी मोटी तीर्थ स्थल की यात्रा भी आपकी हो सकती है। छोटी मोटी इसलिए बहुत लंबा ड्यूरेशन तीसरा घर नहीं दिखाता, लेकिन हाँ एक यात्रा अवश्य आपकी तीर्थ स्थलों की हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लाभ यहाँ पे आपको मिलेगा। 12वां भाव भोग का है, संभोग का है, बेड प्लेजर्स का है, और यही भाव संन्यास का भी है। यही एक प्रकार से ज्योतिष की विद्या का एक जो ना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष जो व्यक्ति सीखेगा ना 6 महीने 1 साल, वो कभी नहीं बोलेगा कि ज्योतिष काम नहीं करता, क्योंकि बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो यही भाव 12वां भाव जहाँ एक और बेड प्लेजर्स का भी है, वही ये भाव है जो संन्यास भी दिलाता है। संभोग से समाधि, जो ओशो जी की एक बहुत फेमस लाइन है। तो ये 12वां भाव जहाँ एक और आपको बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ प्रदान करेगा भौतिक लेवल पर, शुक्र शनि की जोड़ी। लेकिन शनि अध्यात्म के, अकेलेपन के, आइसोलेशन के कारक है, और 12वें घर में शुक्र, तो ये टाइम एक प्रकार से अध्यात्म का भी हो सकता है। जो लोग अभी डिपेंड करता है, अगर आप 25 से लेकर 40 की एज में है, 45 में है, व्यक्ति को धन बहुत चाहिए, तो उनके लिए बहुत काम करेगा। लेकिन वही एक व्यक्ति जो या तो उसका जीवन ही बहुत सन्यासी वाला है, उनके लिए और अच्छा रहेगा। या फिर एक एज हो चुकी है पर्टिकुलर कि चलो सब कमा लिया, अब कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं रही, अब ईश्वर की प्राप्ति मूल उद्देश्य रह गया, उनके लिए ये शनि शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर रहेगा। दोनों विपरीत राजयोग बना रहे हैं और छठे भाव को देख रहे हैं, यानी कि लीगल केसेस में आपको सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिशन के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिशन का लाभ प्राप्त होगा। तो ये शनि शुक्र की जोड़ी जैसा मैंने कहा अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे, पैसा लगाने के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलेंगे। और जैसा मैंने कहा 12वां भाव गुप्त धन का है, 8वां भाव गुप्त धन का है, 12वां भाव गुप्त धन का है। तो दोनों के स्वामी 12वें घर में ही संयुक्त हो रहे हैं। तो जिनके कुछ 2 नंबर के कार्य हैं, लीगल कार्य हैं, अनैतिक कार्य कह लीजिए, नॉर्मल से हटके कार्य कह लीजिए, उनको यहाँ पर बहुत लाभ मिल सकता है। शुक्र का 12वें घर में आना खर्चे बढ़ाता है, लेकिन ये खर्चे अच्छे होते हैं कि जो खर्चे आपके अपने ज़रूरत, डिज़ायर्स, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा डिज़ायर्स के लिए जो होते हैं ना, वो 12वें घर के शुक्र का। ज़रूरत तो ठीक है, यहाँ पे शनि है तो ज़रूरत के लिए खर्चे बहुत होते हैं, लेकिन शुक्र कौन से खर्चे बताता है? जो आपकी इच्छाओं के लिए होते हैं। आपको किसी बड़ी फेमस या किसी लग्जूरियस यात्रा पे जाना था, लग्जूरियस वैकेशंस। आजकल वैकेशंस पर लोग बहुत खर्चा करते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो अच्छी वैकेशंस अपनी फैमिली के साथ जाना, पार्टनर के साथ जाना, अकेले जाना, और अच्छे लेवल पर उन चीज़ों का लाभ उठाना, वो भी बहुत अच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छी जगहों पर घूमना, या घूमना इन ऑल। अपने लिए कुछ महंगा खरीदने चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि कोई महंगी चीज़ अपने लिए, कोई महंगा कपड़ा ले, कोई महंगा वस्तु ले, कोई महंगा ऑटोमोबाइल लें, कोई महंगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लें और डिजिटल इक्विपमेंट लें, फ़ोन लें, उसके लिए शुक्र आपको प्रेरित करेंगे। और जब 12वें घर में शुक्र आते हैं तो व्यक्ति महंगे चीज़ों पर, भोग की चीज़ों पर, लग्जूरियस चीज़ों पर खर्चा करता है। तो एक प्रकार से अच्छा है। थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मैरिड लाइफ पर हो सकता है, क्योंकि शुक्र कारक है और सप्तम से छठे में बैठ गए,
और शनि के साथ बैठ गए, कारक भी हैं वैवाहिक जीवन के। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, मैरिड लाइफ में थोड़े से झगड़े, थोड़े से आइसोलेशन, एक दूसरे के विचारों को ना समझना, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अन्यथा ये जो समय है शनि शुक्र की जोड़ी का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बुध का गोचर होगा और बुध आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये होगा 4 तारीख को, 4 जनवरी को। बुध आपके लिए अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी हैं तो राजयोग बना रहे हैं, लेकिन आपके बाधकेश भी हैं। तो बाधकेश का यहाँ पे आना, पहले राजयोग की बात कर लेते हैं। सप्तमेश का 10वें घर में आना और सूर्य के साथ बैठना, यानी कि ट्रांसफर्स क्यों? क्योंकि छठे घर के स्वामी है तो अर्थ त्रिकोण दिख रहा है, और सूर्य बुध की जोड़ी यानी कि प्रमोशन। तो ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों के ही योग 4 जनवरी के बाद से बन रहे हैं। यहाँ से सूर्य बुध दोनों चौथे घर को देखेंगे। बुध क्योंकि अपनी ही राशि को देखेंगे, तो यहाँ से प्रॉपर्टी आदि खरीदने के योग भी बन जाते हैं। मंगल अब 4 तारीख तक आते आते ऑलमोस्ट 1 महीना वक्र प्रभाव उनका निकल चुका होगा, तो इसके बाद आप चाहे तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मैंने बताया था जब मंगल वक्री हुए थे, आप आई थिंक मंगल के गोचर पे वीडियो बनाई थी, कि मैंने कहा था कि अगर वक्री हो रहे तो कुछ टाइम के लिए प्रॉपर्टी होल्ड पे डाल दीजिएगा, खरीदने की बात कर रहा था। अब क्योंकि बुध चौथे घर को देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी, वाहन सब खरीद सकते हैं। बुध आदित्य योग बन रहा है तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग प्रयोग सब कुछ कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे, एनालाइजिंग स्किल्स अच्छी रहेगी। लेकिन बुध बाधक हैं तो कार्य क्षेत्र में होगा क्या, आपका परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच रहेगा, लेकिन बाहरी तत्वों के कारण गलतियां हो सकती हैं, डिले हो सकते हैं। और कलीग्स से बच के रहेगा। यहाँ पे कलीग्स आपके कामों में बाधाएं, पीठ पीछे कुछ कहेंगे, आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर डालेंगे, जिसका प्रभाव अवश्य आपके प्रोफेशनल लाइफ पे हो सकता है। और क्योंकि यहाँ से वो चौथे घर को देखेंगे तो अगर प्रोफेशनल लाइफ में बुरा चलता है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ पर भी पड़ ही जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वो टाइम होगा जब इन लॉस के कारण भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बुध 7वें घर के स्वामी है और सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, जिनकी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी और वो अब केवल डाइवोर्स ही ऑप्शन अगर बच गया था, तो ये वो टाइम है जब आप, ऑब्वियसली अच्छी चीज़ तो नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसी संभावना बन जाती है या सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे और कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो उन लोगों के लिए समय अच्छा है जहाँ पे अगर आप अपनी डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स करना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको मौका मिल सकता है। इसके बाद सूर्य का राशि पतन होगा और वो मकरस्थ हो जाएंगे। ये होगा 14 जनवरी को, मकर संक्रांति होगी इस दिन, और सूर्य 11वें घर में आ जाएंगे। मकर संक्रांति या फिर कहिए यहाँ से उनका उत्तरायण शुरू होता है। यहाँ पे आयान बल मिलता है सूर्य को। षडबल होते हैं ज्योतिष में, तो उसमें से दिग्बल एक होता है जो मैं कई बार बताता हूँ, और एक है आयान बल जो सूर्य का विशेष बल होता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ से आपको समझना चाहिए कि जो ज़ोडिएक आप देखते हैं कभी कभी वेस्टर्न चीज़ों को फॉलो करके, कि 21 से 21 आप यहाँ पे, अब देखिए वो अगर सनसाइन आप उसको कह रहे हैं तो अब देखिए कि सूर्य का राशि परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है। 14 तारीख को हो रहा, वहाँ पे वो 21 से 21 में चले हुए हैं, और लोग बहुत ब्लाइंडली उसको फॉलो भी करते हैं। वो गलत चीज़ है, जो भी है वो अपने हिसाब से उन्होंने किया। वैदिक ज्योतिष में ये चीज़ें नहीं मानी जाती। वैदिक ज्योतिष में लग्न राशि लग्न राशि और चंद्र राशि ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। खैर, यहाँ पे आते हैं। सूर्य 11वें घर में सरकारी जॉब का योग बन जाता है। सरकारी चीज़ों से लाभ मिलता है, सरकारी अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जा सकता है। और एक प्रकार से क्योंकि वो छठे घर के स्वामी है तो कोई पैसा अटक रहा था, लीगल केस में अटक रहा था, वो चीज़ों की भी पूर्णता हो सकती है। यहाँ से उनकी पूरी किरणें रहेंगी पंचम पर, जहाँ पे मंगल है जो धनेश है और सूर्य लाभ स्थान में बैठे हैं। तो ये अचानक से रुके हुए धन या कोई धन के नए मौके उसके योग बना देता है, तो बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों से थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। समाज में पद प्रतिष्ठा मिलती है, सूर्य 11वें घर में आते हैं। और जैसा मैंने कहा, सरकारी चीज़ों में लाभ, सरकारी जॉब के यहाँ पे योग 1 महीने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइएगा। इसके बाद 21 जनवरी को मंगल पतित हो जाएंगे। मंगल पिछली राशि में गिर जाएंगे। कभी कभी होता है कि ग्रह वक्री अवस्था में अगर होता है तो पीछे जाते 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 पिछली राशि में गिर जाता है। अधिकतम मंगल के साथ ये होता है, क्योंकि मंगल जब वक्री होते हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए वक्री होते हैं। वक्री वो करीबन 2 साल, 2.25 साल में एक बार होते हैं। एक राशि में 30 डिग्री होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक कोई ग्रह अगर वक्री होता है, या तो बहुत शुरू में ही वक्री हो गया राशि के, तो
पिछली राशि में गिर जाता है, जैसे मैंने कहा लंबे अंतराल के लिए वक्री होता है तो पिछली राशि में गिर जाता है। इसको पतित होना कहते हैं। जो पुराने दर्शक हैं उनको तो पता ही होगा, कुछ नए दर्शक भी जुड़ते हैं तो उनके लिए बताएं। इसको पतित होना भी कहते हैं, फॉलन प्लैनेट भी कहते हैं। अब ये अच्छे बुरे दोनों प्रभाव देकर जाता है। अच्छा क्या हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूँ मंगल मेरे हिसाब से मीन के लिए एक योग कारक ग्रह है, तो उनका चौथे घर में आना यानी कि प्रॉपर्टी का लाभ। अगर आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, बहुत टाइम से नहीं मिल रही थी, खरीद पाएंगे, बेचनी थी नहीं बेच पा रहे थे, बेच पाएंगे, क्योंकि चौथे से लाभ के स्वामी है तो प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। दूसरा, वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, नवम भाव के, तो यहाँ पे चौथे घर में आ गए तो पिताजी का कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है, और घर में भाग्य का साथ मिलेगा, यानी कि घर के कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। 10वें घर को देखेंगे और 10वें से 12वें के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में अगर कोई ट्रांसफ़र चाहिए थी आपको कि मेरी ट्रांसफ़र हो जाए, डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, उसके योग बन जाते हैं। लेकिन पतित हैं चौथे घर में। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपको भी कहूँगा कि आपके एक्सीडेंट और इंजरी के योग बन जाते हैं, और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ें तंग कर सकती है। लोअर बैक में दर्द होना शुरू हो जाएगा, बीपी की प्रॉब्लम जिनको है उनको दिक्कत होगी, और गॉल ब्लैडर की दिक्कतें भी यहाँ पे तंग कर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसका। आपके अच्छा फैमिली में झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि पतित मंगल है, चौथे घर में आ रहे हैं, फैमिली में झगड़े, और क्योंकि चौथा भाव इमोशंस का होता है तो आपके अंदर भी एक हिडन एंगर या कहिए पैसिव एंगर जिसको कहते हैं ना, कि पैसिवली आप कभी कभी आपके अंदर आता रहेगा, गुस्सा आता रहेगा, फिर एकदम कहीं पे ऐसे गलत जगह पे निकलेगा। तो एग्रेशन पर जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसका मैरिड लाइफ पर नेगेटिव प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल दोष बन गया। चौथे घर का मंगल मैं बता चुका हूँ, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मंगल दोष नहीं होता, लेकिन मंगल दोष है, पतित मंगल है, और वो सप्तम को देखेंगे जहाँ पे केतु ऑलरेडी है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स यहाँ से और बढ़ सकती है, एग्रेशन आदि बहुत हो सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। मंगल क्योंकि धनेश है तो कार्य क्षेत्र में अगर कुछ पैसा रुका हुआ था, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि अपनी कंपनी में मैनेजर की मुझे मेरा पैसा बढ़ाओ, नहीं बढ़ा रहे थे, तो ये वो टाइम है जब आपका पैसा बढ़ सकता है। एरियर्स के द्वारा कुछ पैसा रुका हुआ था वो वापस आ सकता है, तो कार्य क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव है। और सप्तम से 10वें बैठे हैं, यानी कि बिजनेस में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकल गई हाथ से, बिजनेस में कुछ मौके निकल गए हाथ से, बिजनेस में कुछ नई मशीनरी आपको लानी है, इन सब चीज़ों पर भी एक अच्छा प्रभाव रहेगा। तो ये एक प्रकार से इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम देखें तो 24 जनवरी को एक और गोचर होगा बुध का, और बुध आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। अच्छा है बुध आदित्य योग का 11वें घर में बनना, बुद्धिमत्ता बढ़ती है इससे, और दोनों मिलकर क्योंकि पंचम को देखेंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स का भाग्य चमकेगा, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, बिजनेस में लाभ होगा क्योंकि सप्तमेश लाभ स्थान में गए हैं। बिजनेस में कुछ चेंजेस लाने थे क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी के साथ बैठे हैं। बिजनेस में कुछ पैसा लगाना था, इन्वेस्टमेंट करना था, मंगल देख रहे हैं तो नई मशीनरी खरीदनी थी, इन सब के योग यहाँ पर बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब बस ध्यान रखिए, फिर से कहूँगा बुध आपके बाधक भी हैं, तो जहाँ पे पेमेंट्स या पैसा कमाएंगे लेकिन वो पैसे में थोड़ी सी डिलेज हो सकते हैं कि कहीं आपका काम तो हो गया लेकिन जिसने पैसा देना था उसने बोला था कि अभी लो 40% ले लो, बाकी मैं अगले महीने दे दूंगा। ऐसी चीज़ें थोड़ी सी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता स्टूडेंट्स इन सब पर, बिजनेस पर बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 11वें घर जहाँ पे सूर्य बुध है वहाँ पर 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव है, गुरु वक्री, मंगल वक्री, केतु वक्री। 11वें घर में इतने सारे वक्री ग्रहों का प्रभाव, यानी कि पुराना पैसा, पुराने अटके कार्य, कोई पैसे कमाने का मौका पहले निकल गया था हाथ से वो दोबारा मिल सकता है, और एक प्रकार से कई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। बस ध्यान देना है कि बुध है यहाँ पर सूर्य के साथ, और वक्री ग्रहों का प्रभाव, तो बुध क्या है, बुद्धि, और वक्र ग्रह वक्र बुद्धि, उल्टी बुद्धि। कभी कभी क्या हो सकता है ना कि ओवर एक्साइटमेंट में, लोगों के कहने पर, दिखावे पर, दूसरों को देखकर जलने पर, कंपेयर करने पर, आप जो आपके पास आ रहा है उससे भी हाथ खो सकते हैं। तो यहाँ पर वक्र बुद्धि या वक्री ग्रहों के प्रभाव बुध के ऊपर, इससे बचना है। अचानक से निर्णय लेना, बड़ों से पूछकर या किसी ऐसे व्यक्ति से पूछकर जिसको उस संदर्भ में आइडियाज़ हों, उन्हीं से पूछ पाछ कर ही आगे बढ़ेगा। ओवरऑल देखा जाए कई चीज़ों के हिसाब से अच्छा है। हाँ, मैरिड लाइफ की बात हमने कर ली। लव लाइफ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इसका क्या रिजल्ट होगा कि कम्युनिकेशन गैप लव लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों पर जितना ध्यान दे सकते हैं उतना अच्छा है। शुक्र का गोचर जनवरी के अंत में होगा, लेकिन क्योंकि वो अंत में है तो उसका प्रभाव ज़्यादा फरवरी से देखने को मिलेगा,
तो फरवरी में ही उसका प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे। तो है फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी का महीना भी बहुत विशेष है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। आपके लग्नेश और मंगल दोनों ही मार्गीय अवस्था में फिर से आ जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र का गोचर जनवरी के अंत में हुआ था, उनका प्रभाव आपको फरवरी से ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। शुक्र आपके लग्नस्थ हो जाएंगे, यानी कि लग्न में आके बैठ जाएंगे। शुक्र का लग्न में आना, बाकी चीज़ों पर बाद में जाते हैं कि उच्च के हैं, कितने टाइम के लिए उच्च के हैं, लेकिन शुक्र का लग्न में आना ही मात्र बहुत अच्छा माना जाता है। ज्योतिष कहता है कि ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि बृहस्पति या शुक्र इनमें से कोई भी आपके लग्न में हो, आपकी कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं। और ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने कहा बहुत ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं, बहुत बुरे बुरे योग, लेकिन लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति बच जाता है। लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं, व्यक्ति बच जाता है। अभी तो हम केवल गोचर की ही बात करें, तो गोचर में भी जब वो आएंगे आपके लिए, तो आपके लिए शुभता ही लाएंगे। शुक्र लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी है। तो शुक्र की जो हम धन की बात करते हैं, तो वो धन है जो व्यक्ति इंजॉय करता है। बृहस्पति के पास भी बहुत धन है, कुबेर उनको कहा जाता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जब बृहस्पति के गोचर की, तो मैंने उनको कहा था कि वो कुबेर समान माने जाते हैं ज्योतिष में, क्योंकि जिसका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है वो धन बहुत संचय करके रखता है, खर्चे का नहीं, वो बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर शुक्र भी अच्छा है तो व्यक्ति धन खर्चता भी है अच्छी चीज़ों पर, अपने ऊपर, अपने जीवन को एंजॉय भी करता है। तो शुक्र का लग्न में आना लक्ष्मी की पूर्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति और जीवन का भोग सब कुछ आपको दिलाएगा। इसके साथ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुक्र यहाँ पे बहुत लंबे टाइम के लिए वक्री हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। यूजली शुक्र क्या करते हैं कि एक राशि में 27, 28, 29 दिन के आसपास रहते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि दिसंबर के अंत में आए यहाँ पे और फिर जनवरी के अंत में यहाँ पे आ गए। लेकिन लग्न में क्या होगा कि वो वक्री हो जाएंगे मार्च के स्टार्ट में, और फिर उसके कारण मई के अंत तक वो वक्री होंगे, मार्च के स्टार्ट में, अप्रैल में पुनः मार्गी हो जाएंगे। लेकिन उस वक्र होने के कारण क्या होगा कि उनका समय जो है वो पीछे जाना शुरू कर देंगे, तो कुछ समय उनका जो है वो ज़्यादा मीन में बीतेगा। तो उच्च के शुक्र अपने आप में बहुत विशेष चीज़ होती है। आप जैसे मैंने कहा ना कि गोचर में इतने लंबा अंतराल शुक्र का आपको मिल रहा है, यानी कि धन, जीवन का पूरा जो आनंद है वो आपको प्राप्त होगा। शुक्र उच्च के, अब जैसे एक और रूल मैं कई बार बताता हूँ कि अगर कोई भी ग्रह आपके लग्न में उच्च का माना जाता है वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। और ये एक्सेप्शन है मीन के लिए। शुक्र अष्टमेश है, लेकिन फिर भी मीन वालों को शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं क्योंकि आपके लग्न में शुक्र उच्च के होते हैं। तो जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़, जीवन में बहुत नए रास्ते, धन हो, करियर हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में प्राप्त होंगे। शुक्र उपचय भाव के स्वामी है, तो उनका लग्न में आना यानी कि एक प्रकार से हिम्मत भी रहेगी, सीखने के मौके भी मिलेंगे, नई चीज़ों को, साहस रहेगा। और अष्टमेश है तो अचानक से कुछ करने के, नया करने के, कुछ जीवन को आगे बढ़ाने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, नेचुरल कारक, तो उनका लग्न में आना अपने आप में विवाह का योग बनाता है क्योंकि वहाँ से वो सप्तम को ही देखेंगे और कारक हैं। दूसरा वो राहु के साथ है, तो राहु एक कैटलिस्ट का काम करते हैं विवाह के मामले में। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए यहाँ पे विवाह के बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। दोनों मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे तो बिजनेस में भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। राहु और शुक्र गुरु चेला है। राहु जहाँ शिष्य हैं, शुक्र उनके गुरु हैं। ये दैत्य हैं, असुर हैं, ये असुराचार्य, दैत्याचार्य हैं। तो शुक्र का और राहु की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी होती है। शुक्र ही एक ऐसे ग्रह है जो राहु को कंट्रोल कर पाते हैं। अब केतु भी शुक्र के शिष्य हैं, लेकिन शुक्र केतु की जोड़ी इतनी अच्छी क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों की प्रकृति विरुद्ध है। जहाँ शुक्र एक फ्लैम्बॉयंट ग्रह है, एक महंगे ग्रह है, केतु सादगी है, केतु संन्यास है, वहीं शुक्र भोग है। और राहु शुक्र की तरह है, राहु भी भोग है, लालच है, वासनाएं हैं। तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी होती है और ये व्यक्ति को भौतिक रूप से बहुत संपन्न करते हैं। ये जो लंबा अरसा मीन के लिए है ना, ये बहुत अच्छा है, जहाँ पर भौतिक दृष्टिकोण से उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। शुक्र अष्टमेश है, राहु गुप्त है, तो राहु शुक्र की जोड़ी व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति करवाता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, वसीयत आदि से लाभ दिलाता है। शुक्र तीसरे घर के स्वामी है राहु के साथ, यानी कि यात्राएं, अचानक से विदेश यात्रा करने का भी अवसर आपको प्राप्त होता है। और राहु शुक्र संभावनाओं वाली जोड़ी होती है। आप देखेंगे पूरे जीवन में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ में आपको बहुत नई संभावनाएं
देखने को मिलेंगी। बस ध्यान ये देना है कि शुक्र लग्न में है और सप्तम को देख रहे हैं, और राहु के साथ शुक्र की जोड़ी, और क्योंकि वो सप्तम भाव को देखेंगे तो ये ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट करती है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ट्रस्ट इश्यूज मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दोनों मिलकर सप्तम को देख रहे हैं तो प्रमोशन आदि के योग भी यहाँ पे थोड़े बहुत बन जाते हैं। बेसिकली ये है कि ये वो समय है ना जहाँ पे आपको ये रियलाइज होगा कि मेरे को अपने लिए जीना है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने बच्चों के लिए करते रह जाते जीवन भर काम किया, पड़ा हुआ है बैंकों में पैसा, लाखों करोड़ों पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ हैं, और इवन अपने अंतिम अंतिम मतलब कि रिटायरमेंट के बाद भी ना, नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। आप आपने क्यों पैसा कमाया? बच्चे की अगर किस्मत में होगा उसको तो मिलेगा ही, वो अपने आप भी कमा लेगा, आप जो छोड़ के जाएंगे वो तो आप उसको मिलेगा ही, लेकिन आप अपना जीवन क्यों उसके कारण वेस्ट कर रहे हैं? तो अपने जीवन को यहाँ पे प्रायोरिटाइज कीजिए और उसका करने का मौका भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अच्छा है। इसके बाद क्या होगा? 4 फरवरी को बहुत अच्छी चीज़ होगी। आपके जो लग्नेश हैं जो वक्री चल रहे थे अक्टूबर से, वो मार्गी हो जाएंगे। वक्री चल रहे थे तो सेहत खराब हुई होगी, लो एनर्जी कभी कभी रहती होगी, जीवन में डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाती होगी, अनस्टेबिलिटी, कार्य अटकना शुरू हो गए होंगे। अब जैसे ही गुरु मार्गी होंगे, क्योंकि वो लग्नेश है उस नाते, और क्योंकि दशमेश है कार्य क्षेत्र के स्वामी है उस नाते, और क्योंकि वो उपचय भाव में बैठे हैं इस नाते, जीवन को एक बहुत तेज गति प्रदान होगी। आप देखेंगे आपके कई कार्य फरवरी में एकदम गति पकड़ लेंगे जो सब एकदम रुके हुए थे। तो ये बहुत अच्छा है। और यहाँ से गुरु धीरे धीरे करके अतिचारी हो जाएंगे। गुरु का प्रभाव लंबे अरसे तक, मैं केवल 25 की बात नहीं कर रहा, आने वाले कुछ सालों तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। मेरा प्रयास है कि संयुक्त रूप से सारे ग्रहों के, जैसे मैंने एक बार 5 साल की वीडियो बनाई थी, मैं बनाऊं, अगर समय मिलता है अवश्य आने वाले महीनों में बनाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है इससे। लेकिन हाँ, ये है कि देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पे मार्गी हो जाना जीवन को श्रेष्ठता, उत्तमता, साहस, पराक्रम, गति सब कुछ देगा। भाग्य स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि पैसों से, तो पैसों की पूर्ति, पैसों का लाभ सब कुछ आपको मिलेगा। और गुरु भी सप्तम को देखेंगे, शुक्र देख रहे हैं। मैरिज के, विवाह के बहुत अच्छे योग यहाँ से बन रहे हैं। बिजनेस में बहुत लाभ होगा। बिजनेस में जो काम आपके अटक रहे थे, आप बहुत कुछ नया करना चाह रहे थे, शुक्र भी आ गए, तो बिजनेस एक्सपैंड करना था, बिजनेस में कुछ नई चीज़ों का एडिशन करना था, उन सब के लिए बहुत अच्छा योग है। 11-12 फरवरी को 2 चीज़ें होंगी, मतलब कि 2 राशि वेतन होंगे, दोनों आसपास ही है तो साथ में ही ले लेते हैं। बुध 11 को आपके 12वें में आ जाएंगे, सूर्य भी 12वें में आ जाएंगे। अब सूर्य का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो इस नाते सरकारी कार्यों में लाभ मिल सकता है। शनि के साथ हैं, शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो 2 विपरीत राजयोग क्रूर ग्रहों के द्वारा, यानी कि आपके अंदर एक कुछ अलग करने की क्षमता, शक्ति, साहस रहेगा, बड़े कदम उठाने का, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने का। लेकिन क्योंकि सूर्य शनि साथ में और शनि दूसरे घर को देख रहे हैं, छठे घर को देख रहे हैं, कुछ सरकारी बाधाएं आ सकती हैं। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें सरकारी बाधाएं बहुत चल रही हैं, ऑलरेडी आप कुछ बिजनेस ऐसा करते हैं जिसमें बहुत सरकारी बाधाएं आती हैं, तो दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे 3 ग्रहों का जमावड़ा, जिसमें से आपके बाधकेश भी हैं, तो खर्चे आपके बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 12वें घर के सूर्य इम्यूनिटी कम दिखाते हैं, मीन की इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, तो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बुध जो है वो चौथे घर के स्वामी है और 12वें बैठे, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है। और बुध जो है वो सप्तमेश में है, विदेश में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उनके लिए भी सब सही रहेगा। लेकिन देखिए फिर से बुध क्या है, सप्तमेश है, 12वें घर में चले गए, अपने खुद के भाव से छठे में चले गए सूर्य शनि के साथ। मैरिड लाइफ में यहाँ से प्रॉब्लम बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो स्टार्ट होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो हो रहा है मीन के लिए, वो मैरिड लाइफ में अच्छा नहीं दिखा रहा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेहत पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सरकारी कार्यों में बाधाएं और इवन बॉसेस से प्रॉब्लम भी तंग करेंगी। 24 फरवरी को मंगल मार्गी हो जाएंगे चौथे घर में। ये अच्छा है, क्योंकि वो एक प्रकार के, जैसे मैं कहता हूँ, मीन के लिए मेरे हिसाब से योग कारक है। धनेश है, भाग्येश है, तो भाग्येश का मार्गी हो जाना यानी कि भाग्य साथ देगा, प्रॉपर्टी के कार्य पूर्ण होंगे, करियर के कार्य पूर्ण होंगे, लाभ कोई रुका हुआ था पूर्ण होगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है, लेकिन मार्गी होकर अब देखेंगे तो एटलीस्ट जो लड़ाइयाँ झगड़े जनवरी से हो रहे थे, एग्रेशन, वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। और धन की प्राप्ति, धन की पूर्ति दिख रही है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है।
इसके बाद 28 फरवरी को एक गोचर होगा, लेकिन वो बुध का होगा और वो एकदम महीने के अंत में है, तो मार्च से ही हम उस चीज़ का एक ध्यान देंगे। तो ये महीना बहुत हद तक अच्छा भी है, लेकिन जो मैंने चीज़ें कही उनके कारण थोड़ी संवेदनशीलता भी आ सकती है, तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक है फिर भी, क्योंकि लग्नेश मार्गी हो गए और मंगल भी मार्गी हो गए, मंगल कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छे हैं, तो एक प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए भी धीरे धीरे करके लाभपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। अब चलते हैं मार्च की तरफ, मार्च के महीने की तरफ। मार्च का महीना एक ऐसा महीना है जो बहुत संवेदनशील है, बहुत अलग रहेगा। जीवन के आधार को, जीवन के प्रकार को, जीवन की लय को, जीवन के मूल तत्व को बदल देगा। ये ऐसा महीना है जो सभी के लिए संवेदनशील होगा। अच्छा बदलाव, बुरा बदलाव, ये कुंडली के ऊपर जाएगा कि आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है, इस समय दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है। लेकिन ये है कि सभी के लिए, और ये महीना ऐसा है जो आने वाले पूरे साल की एक रूपरेखा तय करेगा। 2 ग्रहण लग रहे हैं, जिसमें से पहला ग्रहण आपके सप्तम में, लेकिन दूसरा ग्रहण कहाँ लगेगा? आपके लग्न भाव में ही लगेगा। शुक्र वक्री हो जाएंगे, बुध यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके होंगे, वो वक्री होंगे इस महीने। ये सब होगा तो शनि का सबसे बड़ा गोचर इस साल का इस मार्च में ही होगा, और 6 ग्रहों का जमावड़ा आपके लग्न भाव में होगा। तो बहुत अलग महीना है मार्च का, जिसमें बहुत कुछ बदलने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बुध 28 फरवरी को आपके लग्न भाव में आ गए थे, तो उनका प्रभाव मार्च से ही दिखेगा। सबसे पहली बात तो है कि बुध नीच के हो गए, लेकिन यहाँ पर बहुत शुभ नीच भंग राजयोग बन रहा है, क्योंकि बुध नीच के तो हुए लेकिन उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं। नीच भंग के कई परिभाषाएं हैं, उसमें से एक ये है कि अगर नीच का ग्रह उच्च के ग्रह के साथ बैठता है तो एक प्रकार से नीच भंग राजयोग बनता है। नीच भंग राजयोग जो होता है ना, वो व्यक्ति को अलग प्रकार से लाभ देता है। आप जो कर रहे हैं उससे हटकर कुछ करने का मौका मिलेगा। आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके अंदर विल पावर बढ़ जाएगी, ये सारी चीज़ें होती। लेकिन बुध नीच के हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव आएगा। तो यहाँ पर बुध क्या है? बुध बौद्धिक क्षमता के कारक हैं। तो शुक्र के साथ बैठ गए नीच भंग, और राहु का प्रभाव, यानी कि ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगा। आप मार्च में अधिकतम समय ओवर एक्साइटमेंट रहेंगे, ओवर एक्साइटेड रहेंगे, और उसके कारण क्या होगा कि आपकी चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता, चीज़ों को समझने की क्षमता, एनालाइज करने की क्षमता कम हो जाएगी, और उसका एक बुरा प्रभाव हो सकता है। सप्तमेश है यहाँ पे नीच के हो गए, तो ये मैरिड लाइफ पर भी थोड़ा सा बुरा प्रभाव डालेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, नीच भंग व्यक्ति को नॉर्मल से हटकर, मैं बताता हूँ विपरीत राजयोग, नीच भंग। अगर आज के टाइम में आपके कुंडली में इनमें से कोई है, विपरीत राजयोग की तो खैर विशेषता बहुत है मेरे हिसाब से। आज के टाइम में अगर कोई ग्रह सच में आपके जीवन को बदल सकता है, कोई योग, वो विपरीत राजयोग है। लेकिन नीच भंग राजयोग भी विशेष होता है, तो आपके लग्न में रहेगा तो जैसे मैंने कहा, हिम्मत, कैपेसिटी टू चेंज, अपने अंदर बदलाव लाने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। बट हमने मैरिड लाइफ की बात करी। बुध आपके मार्केश भी हैं, बाधकेश भी हैं। शुक्र क्या है? आपके अष्टमेश। ये सेहत की तरफ अच्छा इंडिकेशन नहीं है, और आगे जो होने वाला है वो भी बता रहा है कि सेहत के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है। बहुत प्रॉब्लम्स हेल्थ वाइज आ सकती है, और धीरे धीरे करके उसका प्रभाव दिखेगा। 2 तारीख को शुक्र भी वक्री हो जाएंगे, तो शुक्र वक्री हो गए, मैरिड लाइफ के कारक हैं। नीच के बुध के साथ जो सप्तमेश है, तो मैरिड लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस में ये पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, नीच भंग राजयोग है। लेकिन बिजनेस में ना गलतियां हो सकती हैं, तो अपने बिजनेस की इमेज को, स्पेशली जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, उनको अपने बिजनेस की इमेज का बहुत ध्यान देना है, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर शुक्र यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, तो ये मैरिड लाइफ पर भी इम्पैक्ट दिखाएगा। लेकिन वो अष्टमेश है और त्रियेश है, तीसरे घर के स्वामी, यानी कि अपने जीवन में कुछ रिस्क अगर लेना था ना, तो वो मौके आपको दिखेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम उस पर कूद पड़िएगा, लेकिन आप देखेंगे जो बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, उसकी थोड़ी सी इंडिकेशन आपको यहाँ पे शुक्र के वक्री होने के कारण मिल सकती है। लेकिन मैरिड लाइफ पर प्रभाव, बिजनेस में थोड़े बहुत लॉसेस के योग यहाँ पर बन सकते हैं, या फिर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बहुत बच के रहिएगा। इसके बाद 14 मार्च को बहुत विशेष चीज़ होगी, बल्कि 2 विशेष चीज़ें होंगी। सूर्य आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, और क्योंकि इस दिन पूर्णिमा होगी, तो इस दिन पहला साल का ग्रहण भी लगेगा, चंद्र ग्रहण। सूर्य का लग्न में आना अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो आपके बुध के साथ हैं जो सप्तमेश हैं, तो ये फिर से मैरिड लाइफ के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि सप्तम और उस सप्तम से 12वें के स्वामी लग्न में, तो जिनका ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था,
चीज़ें बहुत वर्स होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन सूर्य का लग्न में आना नाम बनाता है, पहचान बनाता है। वो उपचय भाव के स्वामी है, यानी कि हिम्मत आपकी और बढ़ेगी और एक प्रकार से अपनी गुडविल को धीरे धीरे करके बढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं नहीं कहूँगा कि मार्च में ही ये सब कुछ होगा, लेकिन उसका जो नींव है, उसका जो बीज है, वो मार्च के महीने में ही रखा जाएगा। ग्रहण की बात करते हैं, यहाँ पे 14 तारीख को ग्रहण लगेगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि ये मैरिड लाइफ का भाव होता है, तो मैरिड लाइफ में ऑलरेडी दिक्कतें आ रही हैं। लॉन्ग टर्म में देखिए, शनि आपके लग्न में आके सप्तम को देखेंगे, तो ऑलरेडी मीन वाले राहु केतु के कारण पिछले 1-1.5 साल से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम झेल रहे होंगे। अधिकतम लोग जिनका कुंडली अगर बहुत स्ट्रांग है तो उतना बुरा प्रभाव नहीं आया होगा, लेकिन कई मीन वालों ने अपने जीवन में नेगेटिव प्रभाव थोड़ा सा देखा होगा। अब शनि भी आ जाएंगे और ये इतना सारा प्रभाव चल रहा है, तो ये और ग्रहण का यहाँ पे लगना ना, कि और नेगेटिव चीज़ बताता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बहुत पॉपुलर हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, आप कोई सेलिब्रिटी हैं, या अदरवाइज भी आप बहुत जाने माने चेहरे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग जानबूझकर आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे आपकी इमेज को डाउन करने का। बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर्स आपके विरुद्ध हो जाएंगे। और मैरिड लाइफ में तो यहाँ से प्रॉब्लम बहुत आएंगी, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, ट्रस्ट इश्यूज, और वो बढ़ता ही जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद 15 तारीख को रही सही कसर, जो ये सब अनिश्चितता चल रही थी, वो बुध मिटा देंगे, क्योंकि बुध भी वक्री हो जाएंगे। एक तो आपके बाधकेश, दूसरा बुद्धि के कारक, तीसरा राहु के साथ बैठना, चौथा अष्टमेश के साथ बैठना। आप ना, मैं ये कहूँगा कि मौके बहुत आएंगे, उसका लाभ अप्रैल के मध्य के बाद उठा सकते हैं, लेकिन मार्च का महीना तो बहुत सरलता से बिताना है, क्योंकि यहाँ पे माइंड पर कंट्रोल तो आपका रहेगा ही नहीं। जिसकी इस समय थोड़ी बुरी दशा अंतर्दशा चल रही है, चंद्रमा की चल रही है, सूर्य की चल रही है, राहु की चल रही है, वो तो अपने जीवन में बहुत बुरे निर्णय ले सकते हैं। तो बहुत ध्यान यहाँ पे देने की आवश्यकता है आपको, कि बुध का वक्री होना ये रिटेंशन पावर, एनालिसिस स्किल्स, स्टूडेंट्स के लिए भी कन्फ्यूजन, ये सब क्रिएट करेगा। और वो सप्तमेश है, वक्री हो रहे हैं, यानी कि मैरिड लाइफ में अचानक से पुरानी बातों का आ जाना, मैरिड लाइफ में दिक्कतें बढ़ना, इंटीमेसी इश्यूज होना, कम्युनिकेशन गैप होना, तो ये चलता रहेगा। इसके बाद 29 मार्च को शनि का गोचर होगा और उस दिन सूर्य ग्रहण भी होगा। शनि का जो राशि परिवर्तन का जो टॉपिक है, ये बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि शनिदेव हैं और बहुत लंबे टाइम तक आते हैं, तो अभी नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज़, थोड़ा सा अगर हम टच भी करें तो ये मार्च का अंत है, तो प्रभाव अप्रैल से ही दिखेगा। तो अप्रैल में ही हम इस वीडियो को या इस टॉपिक को ज़्यादा टच करेंगे। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे केवल शनि का गोचर नहीं, यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लगेगा, क्योंकि चंद्रमा इस दिन आपके लग्न भाव में ही होंगे, अमावस्या का समय होगा। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर, और सूर्य ग्रहण कब लगता है? आपके अमावस्या के आसपास। तो ये भी आपके लिए बहुत बदलाव लाने वाली चीज़ें होगा। अब इसका सेंसिटिव प्रभाव, जैसे मैंने कहा, इसका लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा, मैं आऊँगा उस पर। लेकिन लग्न देखिए, यहाँ पे क्या है? शनि 12वें घर के स्वामी, शुक्र 8वें, सूर्य 6, 6, 8, 12, सेहत, इंजरीज, क्रॉनिक डिजीज, अचानक से जीवन में अनिश्चितता, अचानक से गलत निर्णय, जिनके ऊपर लोन्स हैं वो बहुत परेशान होंगे। इवन जॉब जाने के योग यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो 7वां भाव है, जो 10वें से 10वां है, यहाँ पे बहुत स्ट्रेट इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। तो जॉब जाने के योग यहाँ पे बन जाते हैं। जीवन में पूरी अनिश्चितता आ जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। जैसे स्पेशली जैसे मैंने कहा ना, कि अगर कुछ स्पेशल ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है यहाँ पर, जैसे कि चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, इनकी अगर इनमें से किसी की दशांत, इवन बुध, इनमें से किसी की दशा अंतर्दशा अगर चल रही है, तो बहुत कष्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। करियर, बिजनेस, सब पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हर चीज़ में बहुत गहनता से, बहुत सोच से, बहुत सरलता से विचार करना है। कहीं पे समझ नहीं आ रहा कुछ, बिल्कुल वो निर्णय मत लीजिएगा। लग्न में इतने सारे ग्रह सेहत पर इम्पैक्ट दिखाते हैं। इंजरी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियां, ये सब हो सकती हैं। जिनकी कुंडली अपने आप वीक है, उनको बहुत ध्यान देना है। और मीन, ये लग्न वाले जो लोग होते हैं, इनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है। तो यहाँ पे कई प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां, इन्फेक्शंस, थ्रोट डिजीज, थ्रोट इन्फेक्शन, ENT की प्रॉब्लम, ये तो तंग करेंगी ही, लेकिन बड़ी बीमारियां भी यहाँ पे हो सकती हैं। और जैसे मैंने कहा, लग्न में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव इंजरीज भी देता है। इतने सारे ग्रह सप्तम को देखेंगे तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव। सप्तमेश यहाँ पे है, केतु सप्तम में है। मैरिड लाइफ के लिए बहुत टेस्टिंग फेज होने वाला है। आप देखेंगे कि मीन के लिए
ये जो मार्च का महीना है ये अपने मैरिड लाइफ के लिए इतना कष्टकारी जा सकता है कि आपने सोचा नहीं होगा। कई लोगों के डाइवोर्स प्रक्रिया स्टार्ट होगी, कई लोगों के डाइवोर्स और आगे बढ़ेंगे और कई लोग वो डिसीजन लेंगे कि भाई अब और हम नहीं झेल सकते, अब हमें डाइवोर्स ही चाहिए। कई बार होता है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, हमारे पास भी कुंडली आती है, हम देखते हैं कि चलो आगे चीज़ें ठीक हो सकती है, हम कहते हैं कि चलो वेट कर लीजिए, लेकिन कभी कभी होता है कि दिख ही नहीं रहा कि आगे कुछ चीज़ें ठीक हो सकती है, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि एटलीस्ट मैं अपनी ही बात करूँ कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे संभावना नहीं बचती कुछ ठीक होने की। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि कोई संभावना, अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी तो आगे ठीक करने के लिए बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। तो मैरिड लाइफ पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इतने ग्रह सप्तम को देखेंगे, अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। पुनः कहूँगा, जो बहुत पॉपुलर व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनको बहुत ध्यान देना है। तो सेहत, पैसा, बिजनेस, हर चीज़ में सेंसिटिविटी है, तो इसका बहुत आपको ध्यान देना है। लेकिन मैंने कहा ना, ये प्रभाव जो है ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा, उसकी बात करते हैं। लग्न में इतने सारे ग्रह, यानी कि पूरा जीवन बदलने का समय है। आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे मौके मिलेंगे। मे बी शुरू में मुश्किल हो, मे बी आपका नुकसान हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में ये जो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न में है, ये आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नई राह, नया रास्ता देकर जाएगा। आप देखेंगे मीन के लिए एक नया अध्याय उनके जीवन में आरंभ होगा। लेकिन सेहत को लेकर मैं कहूँगा, जिनका कुंडली वीक है बहुत ध्यान देना है। अब हमने लगने की बात की, लेकिन सप्तम भाव को देखिए। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, केतु बैठे हैं। तो ये 3 ग्रह और ये 6 ग्रह देख रहे हैं, 9 ग्रहों का प्रभाव है सप्तम पर। ये क्या बताता है? मैरिड लाइफ हमने सबने बात कर, लेकिन सप्तम भाव एक आपकी इमेज और बैलेंस बताता है। आप देखेंगे, अगर आप अपनी इमेज बदलना चाहते हैं, अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, तो ये वो समय है जब आप अपनी इमेज बना पाएंगे। बिजनेस में आने वाले टाइम में, ठीक है मार्च अप्रैल सेंसिटिविटी, लेकिन आने वाले टाइम में बिजनेस में इतने लाभ आपको मिलेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बिजनेस एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। और 10वें से 10वें में ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि करियर में भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नए रोल में भी थोड़ा सा मार्च के एंड की तरफ या अप्रैल के बाद, मार्च में तो नहीं, अप्रैल की तरफ ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग रन में इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, कई चीज़ों में बदलाव, और पूरे जीवन को एक स्टेबिलिटी या फिर जीवन को एक नया आधार देने के लिए योग बहुत अच्छा है। बस ये है कि क्योंकि मार्च में ये सब कुछ हो रहा है, इतने ग्रहों का परिवर्तन, वक्री ग्रह शुक्र, बुध, राहु, केतु, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ये मार्च का महीना बहुत एक्सेप्शनल है। सेहत पर तो बहुत ध्यान देना, और बाकी भी जो चीज़ें मैंने अंकित करी है उन पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक एक बार ही करने हैं। किसी भी बृहस्पतिवार अगर इस उपाय को करेंगे तो बहुत अच्छा है। इन केस नहीं कर सकते तो कोई और दिन भी ढूंढ सकते, लेकिन लंबा कालखंड है तो कोशिश कीजिएगा बृहस्पतिवार को हो जाए। जब वीडियो देखिए उसके अगले बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। पहला उपाय क्या है? आपको शिव मंदिर जाना है। एक पात्र में दूध और उसमें अष्टगंध का पाउडर ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। फिर उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करना है। बेलपत्र अर्पण करने हैं। कोई भी पीले पुष्प की माला अर्पण करनी है। इसके बाद महादेव को आपको केसर युक्त किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। फिर वहाँ पर बैठकर आपको ओम नंदीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और बृहस्पति देवता का एक मंत्र है, ओम ज्येष्ठाय नमः। ज्येष्ठ उससे बनता है ज्येष्ठाय। ओम ज्येष्ठाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और 4 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं, जिसमें हर दिए में एक इलायची हो। दूसरा, जो वहाँ पे पंडित जी हो, ब्राह्मण देवता हो मंदिर में, उनको पीला वस्त्र, एक रुद्राक्ष या फिर रुद्राक्ष की ही माला या चंदन की माला, दोनों में से कोई माला, और दक्षिणा, ये अर्पण करने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। और तीसरा है कि आपको किसी भी गौशाला में गुड़ का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य, जो आपका 3 महीने का कालखंड है ये अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।